नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आनंद कर्ण आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को क्लास 10th का लेसन नंबर 6 लाइफ प्रोसेस एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर है, उसका पार्ट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या क्या देखा। न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा। न्यूट्रिशन यानी कि खाना खाया, रेस्पिरेशन यानी कि उसमें ऑक्सीजन मतलब डाल के एनर्जी निकाली। अब तीसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि देखिए दोस्तों, जो भी हमने खाया वो देखिए खाया हमने मतलब गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो देखा है तो सिर्फ स्टमक यही सबको मिला, स्टमक को मिल गया, इंटेस्टाइन को मिल गया। अब हाथ पैर का क्या, सर का क्या, मतलब समझ रहे हैं ना कि पूरे बॉडी में मतलब सिस्टम एक है लेकिन चाहिए तो सबको। तो ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है ना, ट्रांसपोर्ट का वो कौन करता है? वो करती है हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारे बॉडी में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसके कुछ पार्ट्स है। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है लिम्फेटिक कैपिलरीज या लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हैं इसे, और सबसे इनका पप्पा है हार्ट, यही इन सबको चलाता है। तो ये 3-4 चीज मिलके हमारे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या बोलते हैं, हेल्प करते हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे इंक भर लेता हूँ। चलिए, तो मैं अब आपको बताता हूँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। देखिए, मैंने आपको बता दिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब क्यों जरूरी है। क्योंकि कोई भी, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही है, हमने ऐसे सांस लिया, यहां से ये मतलब ट्रैकिया ये सब होके गया ब्रोंकाई में, और बाद में देखिए ये लंग्स में पहुंच गया। तो ऑक्सीजन तो लंग्स में ही पहुंचा, अब इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में फैलाना है। अब इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैसे फैलाया जाएगा? यहाँ से ब्लड वेसल्स मतलब ब्लड वेसल्स निकलेगी जो कि खुद को ऑक्सीजनेटेड कर देगी, और वही ब्लड बाद में फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो आप समझ पा रहे हैं ना दोस्तों कि कोई भी सिस्टम फंक्शन एक जगह करता है लेकिन ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसे हर जगह फैलाता है। और वैसे ही कि पूरे बॉडी में मतलब कंटिन्यू मेटाबॉलिज्म होता रहता है। जैसे कि हमने कुछ खाया, हमारी मतलब रेस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिल गई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया, ये एक तरह का वेस्ट है बॉडी का, इसे एक्सक्रीट करना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट जो होता है वो होता है लंग्स, मतलब लंग्स के द्वारा। तो लंग्स के द्वारा किया जाता है। हाँ, मतलब जैसे ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वैसे ही लंग्स वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड मतलब बाहर छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो पूरे बॉडी के हर एक सेल से लाना पड़ेगा। तो वो लाने का काम भी कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को पहुंचाने का काम भी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को लाने का काम भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम करती है। आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्सक्रीशन में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब जो मतलब क्या बोलते हैं, किडनीज के द्वारा यूरिन से पास होते हैं, तो वो भी ब्लड में ही वेस्ट है ना, और उसको भी किडनीज तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो आप समझ गए होंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, अब आर्टरीज, वेन्स ये सब पे आते हैं। मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के देता हूं। ऐसा है वो डायग्राम कुछ। हार्ट का, देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं हम, देखिए
इसे मतलब ये हार्ट कैसे बनाया जाता है। देखिए अभी कितने लोग को यही नहीं पता होगा हार्ट होता क्या है। फिल्म में कभी कभी बोलते हैं मेरे इधर बहुत दर्द हो रहा है, अरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन हार्ट इधर होता है, लेफ्ट साइड हार्ट होता है। और देखिए हार्ट भी लेफ्ट साइड जो होता है तो बिल्कुल पूरा लेफ्ट साइड नहीं होता, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये जो बीच की हड्डी है इसे स्टर्नम बोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरा हार्ट यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे होता है, ये समझ रहे हैं। और ये जो ऐसे होते हैं, देखिए हर आदमी का हार्ट लगभग उसके जो मुट्ठी होती है ना उतना होता है, यानी कि आपकी जितनी मुट्ठी आपका उतना हार्ट, आपका उतना ही हार्ट पे हक है, हक नहीं, आपका उतना ही हार्ट है। देखिए अब ये मतलब इस, अब देखिए हार्ट के चेंबर्स होते हैं, हार्ट हमारा 4 चेंबर्ड हार्ट है। जो ये 4 चेंबर्स होते हैं, ये 4 चेंबर्स कैसे होते हैं कि कोई भी आदमी ऐसे खड़ा है तो इसके हार्ट में ये वाला पोर्शन, मतलब देखिए ये इसका हार्ट है, तो यहां वाला पोर्शन होता है लेफ्ट एट्रियम, इसे कहते हैं हम लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट के नीचे वाला को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे कहते हैं हम राइट एट्रियम। और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। यहां इन दोनों का बीच में डिवाइड करता है मस्क्यूलर सेप्टम। अब देखिए हार्ट में ब्लड आता कहां से जाता कहां से है। देखिए दोस्तों जो पूरी बॉडी से ब्लड आता है ना, पूरी बॉडी से, वो ऐसे करके आता है। रुकिए मैं क्या करता हूं, नहीं इसे लेबलिंग बाद में करते, पहले हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए अब हार्ट में ब्लड आता कहां से जाता कहां से। देखिए दोस्तों ये पूरे बॉडी से ब्लड आ रहा है, वो ऐसे करके आता है और यहां से भी आता है। अब उसका नाम क्या है वेसल्स का, वो भी मैं बताता हूं थोड़ी देर बाद। यहां से पूरे बॉडी के नीचे, मतलब कि देखिए हार्ट यहाँ पे, तो हमारे बॉडी का देखा जाए तो जो पोर्शन नीचे, वहां से जो ब्लड हार्ट के पास आ रहा है उसे कहते हैं वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी। और जो ऊपर से आ रहा है, यानी कि देखिए दोस्तों हार्ट यहाँ पे, हार्ट के ऊपर भी हेड है, मतलब नेक है, मतलब बहुत सारी ऑर्गन्स है ना, तो ये जो होता है इसे कहते हैं वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। ये दोनों से हार्ट में ब्लड आता है राइट एट्रियम में, वहां से जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ये आगे चला जाएगा, आगे जाएगा, मतलब ये देखिए राइट वेंट्रिकल से आप ऐसा समझ सकते हैं, देखिए हार्ट ऐसे पेपर पे तो नहीं है ना, हार्ट तो बड़ा है, 3D है, तो पीछे से इसका आगे निकल जाता है, यहां से ये नीचे के बॉडी से है या ऊपर के बॉडी से है, इन दोनों में राइट एट्रियम में जुड़ा, बाद में यहां से निकल के ऊपर चला गया, ये इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये बिल्कुल स्कीमेटिक डायग्राम है, सबसे सिंपल डायग्राम है। अब देखिए दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी ऊपर लेके जाती है और इसे लंग्स में लेके जाती है, लंग्स से फिर ये ऑक्सीजनेटेड करके आता है। देखिए अब ये जो ब्लड जा रहा है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी तो लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होके आएगा, तो वहां से जो आता है वो आता है ऐसे, उस आर्टरी का नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से होता है, आता है लेफ्ट एट्रियम में, फिर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहां से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है बॉडी में फिर से सप्लाई करने, और ये इस बार जो लेके जाती है वो होती है एओर्टा। ये हमारे हार्ट के सबसे सिंपल डायग्राम है। देखिए मतलब ऐसा समझिए, ये ऐसे कैपिलरीज है, ये पूरे बॉडी, मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है कि एओर्टा ने ऐसे ब्लड लेकर गया। अब इसमें देखिए दोस्तों, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर सेल्स में मतलब डिवाइड हो के एओर्टा से आर्टरीज बन के बॉडी के हर सेल्स को मिलती है, फिर वहां से
कैपिलरीज आती है। कैपिलरीज यानी कि जहां पे वेन्स और आर्टरीज मिल जाती है, बहुत फाइन नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं कैपिलरीज। ये कैपिलरीज है, यहां से ये वेन्स शुरू होती है और वेन्स मतलब वेन्स आपस में जुड़ जुड़ के लास्ट में वेना कावा बना लेती है और बाद में फिर ये वेना कावा से। अब देखिए दोस्तों, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा कि डीऑक्सीजनेटेड? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से बॉडी के हर सेल्स को मिल गया, बाद में बॉडी के हर सेल से वहां का, देखिए ऑक्सीजन देना है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे तो ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको अब लंग्स पे भेजना होगा क्योंकि लंग्स में ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सकता है। बाद में यहाँ से राइट एट्रियम में जाएगी, फिर राइट वेंट्रिकल, बाद में पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगी। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये जाएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, मैं वो भी बताऊंगा। पल्मोनरी वेन से होती है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टा। मतलब ये सर्कुलेशन कंटिन्यू घूमता रहता है। यहाँ पे ऊपर लंग्स है, अब यहाँ पे मैं बना नहीं सकता, लेकिन आप मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है और इसका एकदम वैसे ही सिंप्लीफाइड डायग्राम ही है। एनसीईआरटी में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक ऐसा लंग कैपिलरीज दिया है, मतलब वो बता रहे हैं कि ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है वो लंग में जा रहा है, लंग कैपिलरीज में, फिर वहां से आ रहा है पल्मोनरी वेन के द्वारा, बाद में ऐसे पाथ फॉलो करके जा रहे हैं। ये होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब इसमें मतलब क्या बोलते हैं, देखिए एक चीज होती है आर्टरी। आर्टरी किसको कहा जाता है पहले तो ये समझते हैं। देखिए दोस्तों, आर्टरी और वेन्स का आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाइप हैं, पतले पतले पाइप है बॉडी में। आर्टरीज होती है जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। आर्टरीज मतलब देखिए, एओर्टा भी एक तरह की बहुत बड़ी आर्टरी है, मदर आर्टरी कह सकते हैं। तो हार्ट से ये ब्लड को लेके जा रही है ना दूर, इसे कहते हैं हम आर्टरी। वेन्स क्या होती है? वेन्स इसका उल्टा होगा, ब्लड को हार्ट के पास लेकर आता है, ब्लड को हार्ट के पास लाती है। आर्टरीज हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। मैंने गलती बोला क्या? नहीं, सही बोला, हार्ट से ब्लड को, सही है। हाँ, ये हार्ट है, इससे ब्लड को दूर लेके जा रही है, वो आर्टरीज है। वेन्स क्या कर रही है? हार्ट के पास ब्लड को ला रही है, ये वेन्स है। लेकिन अब आप देखेंगे, ये हार्ट है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? हार्ट से ब्लड को लेके जा रही है। देखिए एक मिनट, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये दोनों ब्लड, वेना कावा अपर और वेना कावा लोअर, ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड है, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकल से निकला। तो देखिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से जो ब्लड निकल रहा है ये है तो डीऑक्सीजनेटेड ही, लेकिन देखिए दोस्तों, ये हार्ट से दूर जा रहा है। देखिए ये भी हार्ट से दूर है, ये भी हार्ट से दूर है, ये हार्ट के पास है, तो ये हार्ट से दूर है, मतलब कि है ये डीऑक्सीजनेटेड, तो इसे वेन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो फिर वो आर्टरी का डेफिनेशन में बैठती है। और इसीलिए बॉडी में एक ऐसी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जो कि आर्टरी का काम नहीं करती, क्योंकि इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप इसका बस पाथ में सही से समझिए। देखिए क्या होता है ना, हार्ट में पहले पूरे दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, जब देखिए क्या होता है, पहले सबसे रेस्टिंग स्टेट लेते हैं कि हार्ट में कुछ भी नहीं है। एक मिनट रुकिए, मैं पानी पीता हूँ। देखिए दोस्तों, ये होता है स्टेथोस्कोप। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, डॉक्टर ऐसे इसमें कान में लगाता है और बाद में ये इसका डायफ्राम होता है, इससे किसी के भी हार्ट के साउंड को सुनते हैं। अब ये जो स्टेथोस्कोप है, ये मतलब ये क्या एक्चुअली में सुनता है? ये हार्ट के साउंड को सुनता है। अब देखिए दोस्तों, हार्ट, यहाँ पे आप देखिए हार्ट मतलब फंक्शन कैसे कर रहा है।
जैसे कि देखिए ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे, तो क्या हो रहा है ना कि ब्लड यहाँ से आए जा रहा है, ब्लड वेना कवा से आ रहा है ऊपर और नीचे के वेना कवा से, और राइट एट्रियम में भर रहे हैं। फिर राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों एक साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहां से ब्लड तेजी से अंदर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर ये राइट वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड बाहर निकल जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और जब तक यहाँ का प्रोसेस हो रहा है वहां पे, तब तक क्या हो रहा है, वहां के पल्मोनरी वेन से आ रहा है। जब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां के लेफ्ट वेंट्रिकल भी तभी कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। एट्रिया दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल्स दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोनों एट्रिया पहले रिलैक्स थे, तो यहां से भी ब्लड इसमें भर रहा है और वहां से ब्लड इसमें भर रहा है। पल्मोनरी वेन का ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और वेना कवा का ब्लड राइट एट्रियम में आ रहा है। फिर दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए तो ब्लड तेजी से दोनों के नीचे में गया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर ये दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड गया एओर्टा में। तो ये होता है क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। मतलब ये साइकिल है, कार्डियक साइकिल इसे कहते हैं। आप समझे कि नहीं? आप अभी से देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फालतू का नाटक नहीं चाहिए। क्या होता है, दोनों एट्रिया पहले रिलैक्स है, इन दोनों से ब्लड इसमें भरे जा रहा है, इन दोनों पल्मोनरी वेन से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ रहे हैं। फिर ये दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए तो ब्लड तेजी से राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल का मतलब ये, अब ये दोनों वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट किए तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन ले ही रहे हैं ना। अब आपको लिंक हो रहा होगा रेस्पिरेशन और ये क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। वहां से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है और तब तक लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसका ब्लड एओर्टा से पूरे बॉडी में गया। ये पूरे बॉडी में गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी में और यहाँ से भी डीऑक्सीजनेटेड बन के फिर आएगा। मतलब देखिए आप साइकिल समझ पा रहे हैं ना, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से लंग्स से बाद में पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, एओर्टा से बॉडी के कैपिलरीज, बाद में वापस से ये साइकिल चलते रहेगी। तो ये होता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। मुझे लगता है मैंने आपको जरूर समझा दिया ये। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ और चीजें बची है, जैसे कि एक है हमारे बॉडी में जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर होता है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसा होता है वो भी हमें पता रहना चाहिए। आपने देखा होगा हमारे बॉडी में कहीं भी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता। देखिए मैं आपको वापस बताता हूँ, ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा लेफ्ट क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, आपको एक बात जो गौर करनी है वो ये है कि हमारे बॉडी में कहीं भी ब्लड मिक्स नहीं होता। देखिए ये था, यहाँ पे वेना कवा अपर और लोअर बॉडी की आ रही है, बाद में यहां से मतलब इसके पीछे तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे केवल एक वेना कवा बना रहा हूँ, मतलब आपका वो कंफ्यूजन ना हो। वेना कवा असली में 2 होती है, एक अपर बॉडी से आती है, एक लोअर बॉडी से आती है, लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक ही बना रहा हूँ ताकि डायग्राम सिंपल रहे। ये वेना कवा, और यहाँ जो इसका वेंट्रिकल है यहाँ से निकली पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जाएगी, ये सीधा लंग्स में जाएगी। अब लंग के कैपिलरीज में, अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम आ रहा है, फिर वहां से पल्मोनरी वेन के द्वारा आएगी लेफ्ट एट्रियम में और बाद में यहां से निकल जाएगी एओर्टा से। एओर्टा से क्या करेगी, ये कैपिलरीज बनाएगी, ब्लड का सर्कुलेशन ऐसे होता है। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड कैसे आता है, यहां से निकला एओर्टा के द्वारा, यहां से आएगा
राइट एट्रियम में घुसेगा, राइट वेंट्रिकल, फिर यहाँ से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और बाद में यहाँ पे ये लंग्स है असली में, लंग्स में प्यूरिफाई होके आ जाएगा, मतलब प्यूरिफाई मतलब ऑक्सीजनेटेड। तो ये होता है ब्लड सर्कुलेशन। अगर आप देखेंगे कहीं भी हमारा ब्लड मिक्स नहीं होता हार्ट में, यहाँ जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला है वो यहाँ पे कैपिलरीज में, मतलब कैपिलरीज के बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये हार्ट में जब गया तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, और ये डीऑक्सीजनेटेड सीधा लंग्स में गया यानी कि, और उधर देखिए दोस्तों जो राइट पार्ट होता है ना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, और जो लेफ्ट पार्ट होता है ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाला पार्ट। तो आप समझ पा रहे हैं ना, ये असली में बॉडी में कहीं मिक्स नहीं होता, ये इसी के द्वारा लंग्स में आके ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, बाद में ऑक्सीजनेटेड होने के बाद आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कि यहां से वहां चला गया। आप समझ रहे हैं, ये चीज क्या बोलते हैं एम्फीबियंस में, फिशेस में होती है कि हमारे बॉडी में ब्लड मिक्स नहीं होता ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, जबकि फिश, एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग ये सब में हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरे एनिमल्स में ब्लड कितने चेंबर का होता है, हमारे में कितने चेंबर का होता है देखिए दोस्तों, बताइए। 4 चेंबर। नाम क्या है उसके? एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो आर्टरीज होती हैं, देखिए आर्टरीज जो होती है वो क्या कर रही है, जैसे कि ये ब्लड है, सॉरी ये हार्ट है, इसके 4 चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। आर्टरीज क्या करती है, मतलब एओर्टा यहां से खुल रहा है ना, तो एओर्टा बाद में डिवाइड होते जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जो आर्टेरियल ब्लड होता है इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो आर्टरीज की वॉल बहुत इलास्टिक होती है। जबकि वेन्स में क्या होता है, वेन से क्योंकि कैपिलरीज के द्वारा, मतलब अब ब्लड देखिए, आर्टरीज का काम था ब्लड देना, ब्लड देना मतलब कि ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, जरूरी है, लेकिन ऑक्सीजन देने से तो कम ही जरूरी है। अब यहां से जो आएगा डीऑक्सीजेटेड ब्लड, तो ये वेन्स के द्वारा आता है, वेन वेन्यूल्स के द्वारा बन बन के आता है, वेना कावा बन जाता है ये, मतलब इसे आप कह सकते हैं मदर वेन जैसा, वेना कावा बड़ी होती है। तो देखिए दोस्तों जो वेन्स होता है, वेन्स की वॉल मतलब है ना थोड़ी ढीली होती है, अब ढीली का क्या बोलूं, मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा है, अभी आपको एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा, वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। और एक और चीज जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर 2 टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब हमारे हार्ट से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम ब्लड प्रेशर होता है 120 mmHg, 120 mm मर्क्यूरी, और जब हार्ट रिलैक्स करते हैं तो होता है 80 mmHg, मतलब ब्लड का फ्लो प्रेशर में ऐसा रहता है। तो देखिए दोस्तों डॉक्टर क्या करता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट मानते हैं, जैसे मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता भी हूँ। ओ दोस्तों गलती होगी, मैंने माइक लगाया ही नहीं है, लगता है आपको अभी तक आवाज बहुत कम आई होगी। देखिए डॉक्टर क्या करता है ना, पहले इसे साफ करते हैं, देखिए डॉक्टर क्या करता है, जैसे कि ये किसी का हाथ है, हाथ है, तो ये जो है इसे कहते हैं आर्म, और ये होता है 4 आर्म, और ये हो गया हैंड। यहां पे आर्म में ऐसे एक पट्टा बांधता है, और बाद में यहां से एक पाइप जैसा जुड़ा रहता है, फिर यहाँ पे उसका इंस्ट्रूमेंट रहता है, और यहाँ पे एक ऐसा बलून जैसा रहता है जिसे ऐसे दबाते तो यहाँ पे रीडिंग दिखाती है। तो ये जो बांधता है इसे कहते हैं हम स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। देखिए दोस्तों मैनोमीटर आप समझ भी रहे होंगे, मैनोमीटर यानी कि प्रेशर नापने की मशीन, मतलब इंस्ट्रूमेंट। और देखिए जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर आता है वो होता है 120, नॉर्मल जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो होता है 120/80 mmHg।
यानी कि डॉक्टर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नापेगा, वो कुछ 120 के आसपास आएगा, और डायस्टोलिक वैसे देखिए मतलब आपके लिए ठीक है, ये काफ़ी है, लेकिन इसका यूनिट कुछ इतना 110 से 130 चलता है, और उसका 70 से 80 चलता है। मतलब अगर समझ लीजिए किसी का इसमें सिस्टोलिक आ रहा है 125 और डायस्टोलिक आ रहा है 75, तो भी ये ठीक है, नॉर्मल रेंज में, समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी आपके लिए छोड़िए, ये अभी आपके लिए मेन ये है 120/80 mmHg, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और जब हार्ट रिलैक्स किया तो तब कितना ब्लड प्रेशर है, वो 80 mmHg। ये आर्टरीज में नापता है। यहाँ पे आप देखेंगे, मतलब आप बाद में पढ़ेंगे, यहाँ से ब्रेकियल आर्टरी होती है तो उसमें नापा जाता है। और तो इसमें हाँ देखिए दोस्तों, अभी हमने अब तक हमने जो पढ़ा, इसमें हमने केवल आर्टरीज, हार्ट, वेसल्स मतलब वेन्स की बात की। अभी तक हमने लिम्फ की बात नहीं किया, तो अब लिम्फ की बात करते हैं। लिम्फ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से हमारा मतलब एओर्टा से आर्टरीज बन के हुई, यहाँ से कैपिलरीज, फिर यहाँ से आगे जाके वेन्स बन जाएगा, वेन्यूल्स के बाद वेन्स। जब आर्टरी से ब्लड आता है ना, आर्टरीज का ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में बहता है, आर्टरी में हाई प्रेशर होता है। एक तो आर्टरीज थोड़ी पतली होती है और ब्लड इसमें बहुत तेज आ रहा है, यानी कि आप समझ पा रहे हैं ना कि पाइप बहुत पतला है और पानी बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है। तो क्या होता है कि जब ये कैपिलरीज के द्वारा वेन्स में पास होती है, तब तक में यहाँ से कैपिलरीज से कुछ चीजें लीक आउट हो जाती है, बाहर चली जाती है, बाहर मतलब टिश्यू में फैल जाती है। जो टिश्यू में फैल जाता है, देखिए ब्लड हमारे बॉडी में ऐसे नहीं बहता है कि क्या बोलते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि अगर जैसे कि ये कैडबरी है, कैडबरी का पैकेट है, ये उसका रैपर, तो इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर पूरा चॉकलेट ही रहेगा। अगर देखिए दोस्तों ये हम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर पूरे बॉडी में ब्लड ही है। जैसे कि आप अगर अपने हाथ पे यहाँ पे कहीं काटिए तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा, समझ पा रहे? तो ब्लड हमारे बॉडी में ऐसे नहीं कि पूरे हर जगह ब्लड है, ब्लड हमारे बॉडी में ऐसे वेसल्स में बहता है, मतलब बहुत सारे वेसल्स है, वेसल्स में बहता है। जैसे कि आप अपने ऐसे हाथ में भी ऐसे थोड़ा टाइट कीजिएगा तो ये जो सामने दिख रहा है ये सब वेन्स है, वेन्स और आर्टरीज के द्वारा ब्लड बहती है। ब्लड ऐसे नहीं कि पूरा बॉडी में बह रही है, वो सब आप पढ़ेंगे कि 11th में, वो सब कॉकरोच वो सब सिस्टम है कि उनके पूरे बॉडी में ब्लड बहता है। हमारे बॉडी में वेन्स में मतलब पाइप के रास्ते में ब्लड बहता है, समझ रहे हैं? तो क्या होता है कि क्योंकि आर्टरी, तो देखिए अगर ये कैपिलरी से इसके बाहर तो पूरे हमारे बॉडी का टिश्यूज होंगे, ये सब बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां से ब्लड क्योंकि बहुत तेज है, प्रेशर में आ रहा है, तो ब्लड के साथ क्या क्या चीजें आ सकती है? ऑक्सीजन आ सकता है, फिर न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमने खाया है वो सब आ सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स आप पढ़ेंगे, प्लाज्मा खुद है, प्लेटलेट्स और मतलब बहुत सारी चीजें। बाद में फिर क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज जैसे बहते हैं हमारे बॉडी में ताकि कोई हमें इन्फेक्शन ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है ना कि ये सब चीजें लीक कर जाती, थोड़ी बहुत टिश्यूज में फैल जाती है, टिश्यूज में फैल जाती है, तो वो एक तरह से तो लिक्विड चीज ही हुई। लेकिन क्या होता है ना कि प्रोटीन क्योंकि बड़े होते हैं, प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो प्रोटीन इतना छोटे एरिया को क्रॉस नहीं कर पाता और प्रोटीन का मतलब वहां पे कंटेंट कम हो जाता है, बाकी सब चीज फैल जाती है। तो ये जो फ्लूइड बचा यानी कि जो ब्लड के वेसल से बाहर आ चुका है, मतलब अंडर हाई प्रेशर, इसे कहते हैं हम लिम्फ, LYMPH। ये कलरलेस होता है, कलरलेस यानी कि समझ लीजिए पानी कलर जैसा होता है, क्योंकि पानी को भी हम कलरलेस ही बोलते हैं। अब लिम्फ जैसे कि आप देखेंगे, अब हमारे देखिए दोस्तों हमारे बॉडी में अगर हर जगह लिम्फ फैल जाएगा तो एक तरह से हमारा शरीर भारी होने लगेगा ना। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, मतलब बॉडी ने क्या किया है कि जितना भी लिम्फ है उसको फिर यहाँ से कुछ ऐसे कैपिलरी कुछ ऐसे वेसल्स होती है, उसे कहते हैं लिम्फ वेसल्स। देखिए आर्टरीज वेसल्स है, वेन्स वेसल्स है, आर्टरी से वेन्स ऐसे घूमता रहता है सर्कल। लेकिन जो लिम्फ मतलब एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे, बाहर चला गया कैपिलरीज से, तो उसको है ना कलेक्ट करती है, उसे कहते हैं हम लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स। फिर वो लिम्फ वेसल्स धीरे धीरे करके लिम्फेटिक सिस्टम के बाद उसे वापिस से वेन्स में डाल देती है, बड़े वेना कावा में। देखिए मतलब कि हमारे यहाँ पे समझ लीजिए हार्ट है,
यहाँ से जो भी निकला, बाद में यहाँ कुछ भी लिम्फ का लॉस हो गया, क्योंकि लिम्फ अगर बाहर निकली है तो लिम्फ का लॉस ही हुआ है ना। तो ये जो लिम्फ है, मतलब एक देखिए लिम्फ क्या था, लिम्फ तो ब्लड ही है, ब्लड ही है, मतलब ब्लड का कुछ पोर्शन लीक आउट हो गया, तो उसको वापस से ब्लड हार्ट में डालना होगा ना। इसके लिए क्या करते हैं कि बॉडी में बहुत सारे ऐसे लिम्फ वेसल्स है, वो लिम्फ वेसल्स कलेक्ट कर करके जो यहाँ पे वेना कावा डालने वाली रहती है, वेना कावा में वापस डाल देते हैं ब्लड को, मतलब लिम्फ को। और इसी के साथ लिम्फ भी हमारे क्या बोलते हैं, लिम्फ भी हमारे हार्ट से वापस से मतलब सर्कुलेट होते रहते हैं। एक और टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने अब तक जो पढ़ा ये सब एनिमल्स मतलब ये ह्यूमंस का था, अब प्लांट्स में कैसे होता है। देखिए दोस्तों, ये जैसे कि ट्री है, ट्री है, ट्री। देखिए दोस्तों, तो हमने जो अभी तक देखा वो हमारे मतलब क्या बोलते हैं ह्यूमंस के ऊपर था। हाँ, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि ह्यूमंस का हार्ट 4 चेम्बर होता है। फिश का हार्ट यानी कि फिशेस का हार्ट होता है 2 चेम्बर, यानी कि दोस्तों हमारे अंदर 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल होते हैं, फिश में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। एम्फीबियन का हार्ट होता है 3 चेम्बर, यानी कि फ्रॉग, सलामेंडर, ये सब। और देखिए दोस्तों, अब क्या बोल रहा था मैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेम्बर होता है, रेप्टाइल्स यानी कि स्नेक ये सब। लेकिन क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी दोस्तों क्रोकोडाइल का हार्ट 4 चेम्बर होता है। ये मतलब कुछ पॉइंट्स है, ह्यूमंस और क्रोकोडाइल का 4 चेम्बर, फिश का 2 और एम्फीबियन रेप्टाइल्स का 3 चेम्बर। इतना आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ये शायद 1 मार्क में या फिर एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। वैसे ये भी एनसीईआरटी में है ही, लेकिन आप मतलब ऐसा शॉर्ट में देखने के लिए ये लिख लीजिए। अभी भी ये वीडियो काफी मतलब बचा है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, एक जाइलम का रहेगा, एक फ्लोएम का, और दूसरा वीडियो है एक्सक्रीशन। चलिए, तो अब प्लांट्स के ऊपर आते हैं। प्लांट्स में क्या है ना, देखिए प्लांट्स में वाटर के ट्रांसपोर्ट, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक अलग होता है, मतलब अलग वेसल्स होती है, और फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग वेसल्स होती है। तो जो वाटर और मिनरल्स होता है वो मतलब कैसे होता है, देखिए जैसे कि ये प्लांट है, ये ट्री है, सॉरी छोड़िए मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ इसके ऐसे रूट्स फैले होंगे, अब क्या होता है ना दोस्तों कि ये जो रूट्स होते हैं ना, यहाँ पर मतलब देखिए सॉइल में बहुत सारे आयंस होते हैं, आयंस यानी कि वही अपने केमिस्ट्री वाले पॉजिटिव आयंस, कैटायंस, नेगेटिव आयंस, एनायंस। तो जो आयंस होते हैं वो आयंस रूट्स के अंदर घुस जाते हैं। अब देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म असली में 11th में, इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको जो समझना है वो है कि आयंस रूट के अंदर घुस गए। आयंस जैसे रूट के अंदर घुस जाते तो यहाँ पे एक पूरा प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो मतलब मिट्टी के अंदर वाटर है ना, वो वाटर भी एंटर कर जाते हैं। देखिए पहले आयंस जाते हैं, उसके बाद वाटर आती है उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, और ये वाटर जिसमें जाती है वो होते हैं जाइलम, जाइलम के वेसल्स में, मेनली ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। आपने 9th में पढ़ा होगा ट्रैकिड्स, वेसल्स, फिर जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। और क्या होता है ना, देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि सन है, तो सन तो कंटिन्यूसली मतलब वाटर को इवेपोरेट कर रहा है ऊपर से, और नीचे से मतलब इसके पूरे वाटर ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं, मतलब एक तरह का पुश पुल जैसा है कि ऊपर से ऐसा पुल किया जा रहा है, क्योंकि पानी मतलब बार बार इवेपोरेट हो रहा है, और इवेपोरेट हो रहा है तो इवेपोरेट अगर हो रहा है ऊपर से पानी, तो नीचे का पानी ऊपर आएगा ना,
आप समझ पा रहे हैं नहीं? देखिए ऊपर से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ अ ट्री और प्लांट, क्योंकि एरियल प्लांट मतलब एरियल पार्ट से ही लॉस होगा ना, जो हवा में उसी से लॉस हो सकता है। तो जो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो रहा है उसको कंटिन्यूसली यहाँ से रूट प्रेशर से सप्लाई मिल रही है। तो ये एक तरह का यहाँ से ये पुल है और रूट से ये पुश है, मतलब पुश पुल थियरी जैसा इसे कह सकते हैं। तो ये होता है वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, जाइलम के ट्रैकिड्स वेसल्स में होता है। आप बस मेन ये ट्रैकिड्स वेसल लिख लीजिए और इसमें कुछ मेन वो नहीं है। एक होता है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट तो समझना ऐसे बहुत मुश्किल काम है, 11th के बच्चों को भी काफ़ी समझ में नहीं आता है, वैसे आपके लेवल पे इतना समझना भी नहीं है इसमें। फ्लोएम के ट्रांसपोर्ट में पहले जाइलम का आपने देख लिया, वाटर और मिनरल्स जाइलम के वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल्स, और जाइलम के और दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक जाइलम पैरेन्काइमा, एक जाइलम फाइबर्स। चलिए फ्लोएम की ओर चलते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। वैसे ये जो डायग्राम ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इसमें बस मेन याद रखना है कि वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में पहले आयंस घुसते, फिर उसका प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, या मतलब प्रेशर डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए तब वाटर आती है, एंटर करती है। अब दूसरा है फूड। फूड का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? देखिए अगर ये कोई हेल्दी प्लांट है, पॉटेड प्लांट है, ये हेल्दी प्लांट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा? क्या ये स्टेम में होगा? स्टेम में फोटोसिंथेसिस होता है। क्या ये रूट में होगा? तो कहाँ होगा? ये केवल और केवल लीफ में होगा। फोटोसिंथेसिस से बनता क्या है? फूड। तो देखिए दोस्तों, जहाँ हम पानी रूट में देते हैं लेकिन खाना बनता है लीफ में। लेकिन खाना तो जैसे कि हमारा खाना भी मतलब पच गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन उसे पहुंचाना तो हर जगह, उसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो इसके लिए भी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, और इसीलिए तो हम इसमें ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर ये कोई ट्री है या प्लांट है, पानी केवल और केवल नीचे से ऊपर चढ़ता है, यानी कि पानी एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। लेकिन खाना कैसे होता है ना, कि खाना जैसे कि स्टेम को चाहिए, रूट को चाहिए, ऊपर के लीफ को चाहिए, मतलब समझ रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, ये कहीं भी होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट एक यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है, और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल लिख लीजिए, मल्टी डायरेक्शनल फ्लो करता है फूड का ट्रांसपोर्ट। अब होता क्या है कि मतलब खाना वहीं पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जहां उसकी जरूरत है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर समझ लीजिए कोई बर्ड निकलने वाला है, वो बर्ड जाके बाद में फिर वो लीफ वीफ बना देगा या अपनी ब्रांचेस देगा, तो बर्ड को खाना चाहिए ना। मतलब अभी अगर इन सबको थोड़ा नहीं भी मिलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्ड को खाना चाहिए। तो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट इसीलिए मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्योंकि वहां पे मतलब ये देखा जाता है कि खाना चाहिए किसको। जैसे कि कोई नया बर्ड है तो उसको खाना दिया जाए, कोई अगर पुराना ब्रांच है और मतलब समझ लीजिए कि इसी पे एक पुरानी ब्रांच है और इसी पे एक नया बर्ड है, तो प्लांट क्या करेगा ना, वो पुराने ब्रांच को खाना के नाम पे कुछ भी नहीं देगा और सब बर्ड को देगा, क्योंकि ये तो बाद में जाके टूट जाएगा, तो इसका तो मतलब इससे प्लांट का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर प्लांट इस बर्ड को देगा तो ये बर्ड बाद में फिर अपनी ब्रांच बना लेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। ये वीडियो एंड करते हैं, लास्ट वीडियो एक और आएगा इस पे एक्सक्रीशन। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।